दोस्तों जीएसटी में ना एक अभी हाल ही में एक चेंज किया है। जो अभी 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें गवर्नमेंट ने एक चेंज किया कि अब रेंट पर भी जीएसटी लगा करेगा। रेंट पर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप अगर रेंट पर देते हैं तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस नोटिफिकेशन का नंबर है 9/2024, जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर 8 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया है और इसको इफेक्ट में भी ला दिया गया है 10 अक्टूबर 2024 से। ये 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, और दोस्तों पहली बार है चैनल पर तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो ये हम बात कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेंट। ये जो जीएसटी ऑन रेंट है, ये किस पर एप्लीकेबल है, तो इसकी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो जीएसटी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर दो तरीके से जो जीएसटी चार्ज होता है दोस्तों। एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और एक होता है यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि आरसीएम और एफसीएम। दो तरीके से जो है जीएसटी हमारी गवर्नमेंट को पहुंचता है। तो यहाँ पर काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनमें एफसीएम के थ्रू जीएसटी चार्ज होता है, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आरसीएम के थ्रू जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा कि आरसीएम में भी जीएसटी को आप जो है कैसे पे करेंगे, और एफसीएम के थ्रू भी आप जो है जीएसटी को पे करेंगे रेंट के ऊपर। यहाँ पर एक मैंने समरी बनाई हुई है, उस समरी के थ्रू आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो जीएसटी जो गवर्नमेंट ने लगाया है, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों के ही ऊपर यहाँ पर जो वो जो रेंट है उसके ऊपर जीएसटी लगाया है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपको इजीली याद भी हो जाएगा, ये इजीली आपको लर्न हो जाएगा, ताकि आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। बस वीडियो पे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जो हम जीएसटी में यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं टू टाइप्स की प्रॉपर्टी के बारे में। एक तो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और दूसरी जहाँ यहाँ पर जो है वो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। दूसरी यहाँ पर कौन सी है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो पहले हम समझेंगे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। जो अभी जो रिसेंटली चेंज इन्होंने किया है, वो किया है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर। बाद में मैं आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में भी समझाऊंगा, तो इजीली आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और लर्न भी आपको इजीली हो जाएगा। तो देखिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है, इसमें दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। एक यहाँ पर लैंडलॉर्ड होगा, एक यहाँ पर लैंडलॉर्ड होगा, और दूसरा यहाँ पर टेनेंट होगा। यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो सप्लायर है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो टेनेंट है वो रिसिपेंट है, वो सर्विस को ग्रहण कर रहा है, वो सर्विस को ले रहा है। तो देखिए कोई एक प्रॉपर्टी है, तो उसको एक किराए पर देगा और एक किराए पर लेगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, किसके ऊपर नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के भी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लैंडलॉर्ड आपका यूआरडी है, यानी कि यूआरडी का मतलब है अनरजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है लैंडलॉर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। और जो टेनेंट है, जो टेनेंट है जिसको प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे रहे हो या लीज पर दे रहे हो, वो भी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है, वो भी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में दोस्तों जीएसटी जो वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। कोई भी जीएसटी यहाँ पर आपको नहीं देना है, कोई भी जीएसटी आपको चार्ज नहीं करना है, और कोई भी जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि देखिए आप दोनों ही अनरजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो हमारा निकल के आता है कि जो लैंडलॉर्ड है, ये आप देख रहे हो ये कॉलम लैंडलॉर्ड वाला है। तो ये जो लैंडलॉर्ड है वो है तो अनरजिस्टर्ड, वो अभी भी अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है। मान लीजिए आप लैंडलॉर्ड हैं, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, किसी को आप यूज करने के लिए दे रहे हो, जिसमें वो बिजनेस एक्टिविटी करेगा, जिसमें वो क्या करेगा? बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर जो वो करेगा। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आप लैंडलॉर्ड हो, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो रजिस्टर्ड कस्टमर की है, आपकी जो रजिस्टर्ड आपका टेनेंट है, रेसिपेंट है, वो यहाँ पर आपका जीएसटी पे करेगा। आपको कुछ नहीं लेना है, ना आपको कुछ लेना है ना देना है। यहाँ पर सारी लायबिलिटी टेनेंट की है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड। और इनके लिए जो मोड रहेगा जीएसटी पे करने का, वो रहेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का दोस्तों क्या मतलब होता है कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। एक तरफ तो आप यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करते हो, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट से वो पेमेंट आप वापस ले लेते हो।
और इसका रेट क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका रेट जीएसटी जो है रेंट पर 18% का यहाँ पर जीएसटी का रेट लगेगा और ये 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है। 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है। इसकी वर्किंग जो है यहाँ से आप जो 10 अक्टूबर से आप जो वर्किंग करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। एक सिनेरियो ये हो गया, दो सिनेरियो आपने समझ लिए। अब देखिए दोस्तों तीसरा सिनेरियो आप समझिए। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड क्या है, रजिस्टर्ड है। अब जो आपका रिसिपेंट है और जो आपका रिसिपेंट है यानी कि जो आपका टेनेंट है, अब चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो और जब आप रजिस्टर्ड हो तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो रेंट पे दिया हुआ है किसी को, तो वहां पर आपकी लायबिलिटी बनती है, लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर जो है वो जीएसटी पे करे, क्योंकि आप पहले से रजिस्टर्ड हो। आप कोई भी व्यापार करते हो, आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप उसके जीएसटी के इनवॉइस भी रेज करते हो। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी आपको एक इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपने टेनेंट को एक बिल रेज करेंगे जिसके थ्रू आप उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। लैंडलॉर्ड जो है यानी कि आपको क्या करना है कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना है। एफसीएम के थ्रू आपको जीएसटी पे करना है, 18% जीएसटी पे करना है आपको और ये इफेक्टेड आपका 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्टेड है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप प्रॉपर्टी चाहे किसी को भी दे रहे हो, चाहे वो रजिस्टर्ड व्यापारी हो या अनरजिस्टर्ड व्यापारी हो, आप दोनों में से किसी को भी दे रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको बिल पर जीएसटी लगाना पड़ेगा और आपको जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। और वहीं आपका अगर जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो यहाँ पर लायबिलिटी किसकी है, तो यहाँ पर लायबिलिटी आपके टेनेंट की है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। अब वहीं दूसरा केस हम जो समझ लेते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कैसे काम करेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप भी अनरजिस्टर्ड हैं और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब वही सेम सिनेरियो यहाँ पर आता है कि अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है, आप अनरजिस्टर्ड है, आपका टेनेंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जो लायबिलिटी बनेगी वो टेनेंट की ही बनेगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब यहाँ पर उसकी जो लायबिलिटी बनेगी वो आरसीएम में बनेगी। आरसीएम में बनेगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस लेना। और यहाँ पर 18% का इस पे भी वही स्लैब है। और ये जो इफेक्टेड है ये ऑलरेडी चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनको इसकी नॉलेज है और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो भैया प्लीज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए ना नोटिस आने वाले हैं भर भर के, इसके लिए काफी सारे नोटिस जारी होने वाले हैं। तो 18 जुलाई 2022 से ये चल रहा है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहने वाला है। जो टेनेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है और आप अनरजिस्टर्ड हो तो टेनेंट की लायबिलिटी बनेगी। लेकिन वहीं अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ, आप रजिस्टर्ड हो और टेनेंट आपका रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लायबिलिटी लैंडलॉर्ड के ऊपर बनेगी यहाँ पर। तो ये 18 जुलाई 2022 से चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा आपने कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का यूज किस लिए हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये नोट डाला है, दीज विल इफेक्ट व्हेन प्रॉपर्टी यूज फॉर ओनली बिजनेस पर्पस। अगर आपकी ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर आपकी ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और अगर आप इसको किसी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी आपका एग्जेम्प्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल यूज के लिए देते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए देते हैं तो ये सारी कंडीशंस जो है वो अप्लाई होंगी। तो यहाँ से ये सारी कंडीशन अप्लाई होंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल यूज करने के लिए। और वहीं अगर हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहीं आपको पता है कि कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो यूज नहीं करेगा, उसको जाहिर सी बात है कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा। और कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा तो ये सारी कंडीशन से अप्लाई होंगी। जिन लोगों को आरसीएम और एफसीएम में फर्क नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये सप्लायर है, ये बी है, ये रिसिपेंट है और ये है सी। सी मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट से। ये ए जो है ये लैंडलॉर्ड है, बी जो है ये टेनेंट है और यहाँ पर सी गवर्नमेंट है जैसा कि मैंने अभी बताया। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है ये यूआरटी है, ये अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो उसका जीएसटी लगेगा ये गवर्नमेंट को पे करेंगे।
आरसीएम के थ्रू, और उसका इनपुट अगर ये एलिजिबल है तो उसका इनपुट ये आईटीसी के रूप में ले सकते हैं। ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं अगर यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड चार्ज की बात करें, फॉरवर्ड चार्ज की अगर यहाँ पे हम बात करें एफसीएम की, तो इस केस में मान लीजिए कि जो ए है ये रजिस्टर्ड है, बी है ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सी यहाँ पर गवर्नमेंट। तो ए को क्या करना है, यहाँ पर जो अपना इनवॉइस जो इशू करेंगे उस पर ये 18% का टैक्स भी लगाएंगे। तो ये जब टैक्स लगाएंगे तो ये बी से रिकवर करेंगे उस टैक्स को, और जब ये बी यहाँ पर इनको पेमेंट कर देगा तो इनकी लायबिलिटी क्या बनेगी, ये गवर्नमेंट को पे कराएं डायरेक्ट। यानी कि ये अपने जीएसटी रिटर्न के थ्रू यहाँ पर 18% का जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है उस टैक्स को ये गवर्नमेंट को पे कराना पड़ेगा इनको। तो ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज। एक बार मैं ब्रीफ से समझा देता हूँ कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ तब जब आप लैंडलॉर्ड हैं, जब आप लैंडलॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो आप अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप किसी भी बिजनेस में रजिस्टर्ड है, कोई भी आपने बिजनेस में जीएसटी नंबर ले रखा है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी देना होगा, वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर टेनेंट की बात। अब टेनेंट जो है वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप भी जैसे अनरजिस्टर्ड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपका लैंडलॉर्ड लगाता है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उस केस में आपको गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देना है। और यहीं अगर आप रजिस्टर्ड हैं, और यहीं आप अगर रजिस्टर्ड हैं, तो जैसे कि मैंने अभी चार्ट के थ्रू आपको समझाया, तो वहां पर आपको उस केस में आरसीएम पे करना पड़ेगा जब आपका लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है। जब आपका लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है उस केस में आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। अब वो प्रॉपर्टी आपकी चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, इन दोनों प्रॉपर्टियों में से कोई भी प्रॉपर्टी हो, और उसका यूज आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसका उपयोग आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आपने कोई फैक्ट्री गोडाउन या कुछ भी बना रखा है उस प्रॉपर्टी पर, तो आपको यहाँ पर जीएसटी जो है पे करना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये जो रेंट है ना, इस पर आरसीएम के साथ साथ टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है। तो वो टीडीएस के लिए मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्स्ट।